अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक न्यू टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है आप लोग को एक रिमाइंड करवाऊँ मैं, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे एम्स में ही, लेकिन फिर जो भी आपके पास मसले मसाइल हुए और ये वायरल चला और उसके बाद यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई, तो हमारा ये टॉपिक वहीं पर रह गया। तो अब मैंने सोचा है कि जो चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं हम उसका रिवीजन करवा दें, और जो टॉपिक इसमें से रिमेनिंग थे वो हम आपको आज सिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेसिकली बिलोंग्स टू 3 और 4 चैप्टर्स। ठीक है, 3 और से 4 चैप्टर्स जो है वो बेसिकली इसी चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो होपफुली कि आप लोग जो है वो ठीक से समझ लेंगे। एंड आई गॉट योर फीडबैक विच इज़ वेरी गुड, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग के फीडबैक्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी इश्यूज़ होता है तो वो आप लोग मुझसे पूछते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। तो इसी तरह जो है आप लोग आगे की स्लाइड्स को भी फॉलो अप कीजिए और अपने जो है वो फीडबैक्स मुझे इसी तरह देती रहिए। थैंक यू। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू ओवर द टाइम क्या हो रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मनी आपकी जो बेस कर रही है वो बेस कर रही है आपके डॉलर्स की प्राइस पे, आपके रिजर्व्स पे, आपके गोल्ड रिजर्व्स पे। ठीक है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जितने भी बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन सब पे बेस कर रही है आपकी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब जैसे आप पिछले दिनों देख रहे थे कि डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी रिड्यूस हो रही है, कभी कांस्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास क्या चीज़ आप फेस कर रहे हो? वैल्यू ऑफ मनी की फ्लक्चुएशन फेस कर रहे हो। जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है तो पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह अगर डॉलर की प्राइस रिड्यूस होगी तो पाकिस्तानी वैल्यू ऑफ करेंसी की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी वैल्यू ऑफ करेंसी की बात नहीं है, ये जो बात है वो आपके पास तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है कि उनके जो रिजर्व्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो ओवर द टाइम फ्लक्चुएट कर रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली आपके लिए हर एक चीज़ में, इवन कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, इवन कि आपकी कंजम्पशन पर्पज़ के लिए बहुत मैटर करती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर द टाइम वैल्यू ऑफ करेंसी क्या जा रही है। आपको कैश इन हैंड रखना चाहिए या अपने कैश को जो है वो किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हुए वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो बेसिकली हम ये जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो फोरकास्टिंग है फॉर फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट से चेक करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर में ये चीज़ कवर करेंगे। इस चैप्टर का जो मेन सब टॉपिक है दैट इज टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यू हैव टू गिव द टाइम लाइन। प्रोजेक्ट टाइम लाइन स्टार्ट फ्रॉम 0 ईयर दैट इज इनिशियल ईयर टिल लिमिटेड ईयर। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है वो स्टार्ट होती है 0 ईयर से, यानी इनिशियल ईयर। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पास 0 ईयर वो ईयर होता है जहाँ पर आप जो जिस पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस पीरियड में आप स्पेंडिंग करते हो, जिस पीरियड में आप कॉस्ट बेयर करते हो, जिस पीरियड में आपको एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम होते हैं ना, आप अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, प्रोजेक्ट में, आईवीएफ में, सब में डिफरेंट वर्ड से जो है वो इस एक ही चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हो। तो इनिशियल ईयर दैट इज 0 ईयर, जहाँ पर आपकी कोई रेवेन्यू या कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, ये वो ईयर होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट और फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू। और टिल लिमिटेड टाइम, ये नहीं होता कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलता चला जा रहा है और उसका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। सही है, हर प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रोजेक्ट आप रख लें, उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं करेंगे, उसको मतलब एक रेंज नहीं रखेंगे टाइम पीरियड की, तो वो प्रोजेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, वो कंसिस्टेंट वे में रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, और फिर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी आखिरी मराइल तक नहीं पहुंच सकेगा। तो टाइम लाइन मैटर्स अ लॉट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपकी टाइम लाइन बहुत मैटर करती है कि कितने अरसे में जो है वो हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हम ये टास्क नहीं रखेंगे तो वी कांट कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट। Now the next slide, that is the future value, or we can say the growth rate of your money.
ठीक है। आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो अपनी फ्यूचर वैल्यू, किस तरह से आप देखते हो कि आपकी जो मनी है, आपके जो पैसे हैं वो किस तरह से ग्रो अप, उसकी ग्रोथ होगी। लेट सपोज आपने जो अपने 1000 रुपए हैं, सपोज यू हैव इन्वेस्ट ₹1000 फॉर 3 years इन सेविंग अकाउंट दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग हियर दैट कि आपके पास 1000 रुपए थे, आपने वो 1000 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ इन्वेस्ट किए? सेविंग अकाउंट के अंदर। और वो सेविंग अकाउंट आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है। सो योर इन्वेस्टमेंट विल ग्रो हाउ मच दैट इज इन फ्यूचर वैल्यू एंड वी कैलकुलेट इट बाय गिवन फॉर्मूला। तो अब आपको बताना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यानी 1000 रुपए जो है वो कितना ग्रो अप कर गए हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है बाय द गिवन फॉर्मूला। इंटरेस्ट रेट यानी मैंने क्या कहा कि 1000 रुपये आपने अपने सेविंग अकाउंट यानी बैंक के में इन्वेस्ट कर दिए। अब 3 साल तक आप उस 1000 रुपये को विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन बैंक इसके बदले आपको क्या देगा? हर साल 10% इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, यानी 100 रुपये हर साल आपको पे ऑफ करेगा। इसका मतलब 3 साल के अरसे में आपने कितना रिसीव कर लिया? 300 एडिशनल अमाउंट रिसीव कर ली। आफ्टर 3 years यानी आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड आपने क्या रिसीव कर लिया? अपनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो अपने 1000 रुपये भी रिसीव कर ली। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको 1300 रुपीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे। इसकी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ब्रैकेट क्लोज, और अंडरस्कोर का मतलब ये है कि ये रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्या आप अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द प्रेजेंट वैल्यू, और उस प्रेजेंट वैल्यू से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट और कितने अरसे वो इंटरेस्ट रेट हमें रिसीव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बेसिस पे फिर आप मेजर करते हो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। क्या फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही है, फ्यूचर वैल्यू कांस्टेंट है, या फ्यूचर वैल्यू आपकी रिड्यूस है। इसी तरह अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात ना करूं, मैं कहूँ कि 1000 रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है 3 साल में? 10% जो है वो हर साल ग्रोथ हो रही है। तो हम इंस्टेड ऑफ यूर राइटिंग हेयर इंटरेस्ट रेट, वी हैव टू राइट हेयर ग्रोथ रेट। अगर यहाँ पर वर्ड इंटरेस्ट की जगह ग्रोथ यूज हो गया तो इसका मतलब है कि आप यहाँ इंटरेस्ट रेट की जगह क्या लिखेंगे? ग्रोथ रेट, और फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है, वो मैटर ये करती है कि ज़ाहिर है आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, और उस लिमिटेड टाइम पीरियड में रहते हुए आपने चीज़ों को उस कंस्ट्रेन टाइम के साथ साथ आपने अपनी चीज़ों को कैलकुलेट भी करना है, मेंशन भी करना है, और तमाम चीज़ों का सोल्यूशन भी सॉर्ट आउट करना है। तो यू डोंट नीड कि आप जो है फ्यूचर वैल्यू की जो पूरा वर्ड है, पूरा सेंटेंस है वो पूरा लिखें, या प्रेजेंट वैल्यू को आप पूरा पूरा लिखें, या इंटरेस्ट रेट को आप पूरी यानी उसकी जो भी अल्फ़ाबेट सेंटेंस बन रहा है, वो वर्ड जो बन रहा है वो लिखिए, या नंबर ऑफ ईयर्स आप पूरा सेंटेंस लिख दें। नो, देयर इज नो नीड। आपने क्या करना है? आपने इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट वे में कंसाइज कर देना है कि फ्यूचर वैल्यू को हम एफ बी से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को हम पी वी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट रेट को हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर। नंबर ऑफ ईयर्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ग्रोथ रेट को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये एब्रीवेशन अगर आप यूटिलाइज कर लेंगे अपने एग्जामिनेशन में तो आपका जो टाइम होगा वो आपका सेफ होगा। और ये एब्रीवेशन जो है वो आपकी हमने खुद नहीं निकाली, ये आपकी बुक में अवेलेबल है कि उन्होंने फ्यूचर वैल्यू को एफ बी से डिनोट किया है, प्रेजेंट वैल्यू को पी वी से डिनोट किया है, इंटरेस्ट रेट को आर से डिनोट किया है, नंबर ऑफ ईयर्स को एन से डिनोट किया, और ग्रोथ रेट को उन्होंने जी से डिनोट किया। तो बेसिकली ये जो एब्रीविएशन है दैट मैटर्स अ लॉट, इट विल सेव योर टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, और चूंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो कोई वैल्यू अमाउंट में गिवन होगी, लाइक 1000, 100, इस तरह से। लेकिन अगर रेट लिखा हुआ है तो रेट का मतलब क्या होता है? इन टर्म ऑफ परसेंटेज। वो इंटरेस्ट रेट आपको परसेंटेज में गिवन है। इंटरेस्ट अमाउंट होगी तो वो किसी अमाउंट में गिवन होगी, लाइक 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10 सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है तो इट मीन्स 10%, 20% एंड सो एंड सो फोर्थ। नंबर ऑफ ईयर्स आपको ईयर्स में गिवन होंगे, और ग्रोथ रेट लिखा हुआ है तो रेट का मतलब यही है कि वो आपको इंटरेस्ट रेट में परसेंटेज में गिवन है। लेट्स टेक द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्ट रुपीज, इफ इन्वेस्ट रुपीज 1000, सबसे पहले तो आप ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास, लेट्स सपोज कि आप हर सालाना जो है, हर साल जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है,
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि आपने जो एक तो वैल्यू अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, उससे आपने लेट सपोज हर माह जो है वो आपको जो कहा गया है कि हर माह या हर साल जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आप वो इंटरेस्ट रेट रिसीव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आपने बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करवाई है 1000 रुपीज की, आपने उनसे कह दिया है कि भाई हमने जो है हम आपको जो है वो 12% लेट सपोज इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आपने कहा मुझे वो हर साल इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरी वो जो इंटरेस्ट अमाउंट जो आप मुझे देने वाले 12% उसको भी अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट रख लें, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से भी मुझे इंटरेस्ट रेट रिसीव होता रहे। तो यानी मैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 1000 रुपीज उससे भी इंटरेस्ट रेट कलेक्ट कर रही हूँ, और मैं अपने इंटरेस्ट अमाउंट से भी इंटरेस्ट रेट कलेक्ट कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट। इफ इन्वेस्ट रुपीज 1000 at 12% फॉर 5 years, अगर मैं अपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ और 12% रिसीव कर रही हूँ 5 साल के लिए, सो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट रेट। वो कैसे कैलकुलेट होगा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में 1 प्लस एन नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5, और आर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12%, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है 1000 रुपीज। ठीक है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस अमाउंट। उसके बाद आपके पास डबल पीरियड आ जाता है, डबलिंग पीरियड। इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स रिक्वायर्ड टू गेट इंटरेस्ट रेट अमाउंट डबल, तुम्हें कितने इंटरेस्ट रेट जो है वो रिक्वायर्ड है कि तुम्हारी जो यानी कितने इयर्स रिक्वायर्ड है कि तुम्हारी इंटरेस्ट रेट डबल हो जाए। So we will use then if interest rate is 10% or 15%, calculate each separately. तो मैंने let's suppose 10% interest rate लिया, तो years number of years यानी मुझे वो years बताने, वो years calculate करने जिसमें मुझे पता चल जाए कि मेरी जो interest rate की amount है वो double हो जाएगी। अगर 10% है तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम 0.35 दैट इज बेंचमार्क, और ये कांस्टेंट रहेगा, प्लस 69 दैट इज आल्सो कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय आर। इस आर की जगह आप लोग लिखोगे 10%, ठीक है, 0.1। अब आपने क्या करना है, 69 को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 69 को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% से डिवाइड कर देना है, देन प्लस विद 0.35, देन यू विल गेट कि कितने ईयर्स लगेंगे आपको इंटरेस्ट रेट अमाउंट को डबल होने में। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी हो किसी भी सिंगल अमाउंट की, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? ठीक है, तो सपोज लाइक आपने जो है वो 10 साल बाद जब अपनी अमाउंट रिसीव करी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आपने 10 साल पहले जो है वो कितनी अमाउंट रिसीव की होगी। अगर आपने किसी और पर्सन का देखा है कि इसमें 1000 रुपीज लेट सपोज जो है वो मुझे इसको अमाउंट मिली है फ्यूचर की, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि इसने प्रेजेंट में कितनी वैल्यू दी हुई होगी जिसको फ्यूचर में लेट सपोज 1000 रुपीज मिली है, तो उसकी कैलकुलेशन के अभी हमारे पास तरीकेकार है। लेट सपोज अ पर्सन प्रॉमिस टू गिव यू 1000 आफ्टर 3 years। लेट सपोज इस पर्सन ने जिसने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपीज आपको 3 साल में दे देंगे। What is the present value of the interest rate is 10%। तो जो फ्यूचर में मुझे 1000 रुपये मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट में वर्थ क्या है, उसको मेजर करते हैं हम किससे? प्रेजेंट वैल्यू दैट इज पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेट टू द पावर एन, that is number of years। as you know कि PV is the present value, FV is the future value, 1 plus R, R जो है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट है और N नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को हटाऊं और जो सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n रखूं, तो ये जो वैल्यू कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाती है? अगर मैं एफ वी की बात ना करूं, इसके ऊपर एफ वी की जगह 1 ले आऊं, तो ये पूरा जो हमारा आपके पास जो कैलकुलेशन है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। Present value interest factor decline over the time if and only if interest rate rise। अगर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये तो आप मैथ्स में कर चुके होंगे कि जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल इम्पैक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन में कि हमने एक पर्सन है उसने प्रॉमिस किया आपसे कि वो 1000 रुपीज 3 साल में दे देगा, और जबकि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं पता, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विद द 10% इंटरेस्ट। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू
a divided by 1 plus r plus a divided by 1 plus r रेज टू द पावर स्क्वायर एंड सो फोर्थ। यानी आप जो है तमाम ए की वैल्यू को क्या करेंगे, समीशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड से आप कैलकुलेट करोगे। लेट्स सपोज यू हैव कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने गिवन है, 1 2 3 4, और कैश फ्लोज आपके पास गिवन है इन टर्म ऑफ रुपीज 1000 2000 2000 एंड 3000। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स और कैश फ्लोज जो आपको गिवन था आपने वो बनाया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर और इन्फ्लेशनरी फैक्टर जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। तो इंटरेस्ट रेट जो आपके पास गिवन था, वो इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या गिवन था, लेट्स सपोज 10% आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन है, और आपके पास जो है वो की कैश फ्लोज गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर्स आपके 4 हैं। कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स, 4 है, 1 2 3 4। तो आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 4 गिवन है। आपने सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेशन फैक्टर इंटरेस्ट फैक्टर निकाला किस तरीके से, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 4। ठीक है, 1 पहले एक ईयर का निकाला, फिर दूसरे ईयर का निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर दैट इज 10% ब्रैकेट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर जो पावर आएगी वो 2 आएगी, नंबर ऑफ ईयर्स 2। फिर इसी तरह थर्ड का निकालना है और फिर इसी तरह फोर्थ का निकालना है। जब आपने प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेटरी फैक्टर निकाल दिया, उससे आपने हर एक कैश फ्लोज को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जो ए है आपका वो है कैश फ्लोज, 1000 multiplied by 0.893, 2000 multiplied by 0.797, 2000 multiplied by 0.712, 3000 multiplied by 0.636। ये आपने जब वैल्यू निकाली और इसको टोटल कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो यू विल रिसीव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। यानी अगर मुझे 1000 रुपये 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो आज प्रेजेंट वैल्यू की कितनी, उस 1000 रुपये की 5819 रुपये। ठीक है, इसी तरह आपने डिफरेंट एनिटीज जो है वो भी कैलकुलेट करना, मतलब आपने सीखे ही होंगे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी, तो वो भी इसका पार्ट है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी आपने करना है, तो उसका लेट सपोज यू डिपॉजिट 1000 रुपीज एनुअली in a bank for 5 years and your deposit earned at the end of the 5 years। ठीक है, आपने जो भी डिपॉजिट करवाया 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं 5 साल के लिए, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने कितना उससे रिसीव करना होगा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट जो थी आई थिंक भूल गई हूँ इनकॉर्पोरेट करना। लेट्स सपोज यू आर टेकिंग हियर 10% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 10% हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनर्जी आपने कैलकुलेट करना है, 1000 रुपीज इज योर ए, दैट इज डिपॉजिट अमाउंट, 1 प्लस 0.1 जो आपका 10% इंटरेस्ट रेट होगा। नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 5 माइनस 1 गिवन है, और स्लैश आर यानी 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। इसी तरह अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में आपने क्या करना है, ये जो ए है ये बेसिकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसको अगर आपने कैलकुलेट करना और आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, तो आपने तमाम वैल्यूज को, ये जो ब्रैकेट टर्म है लार्ज ब्रैकेट टर्म, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाके डिवाइड कर देना है। तो यू विल सी कि आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या आएगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है पीरियड ऑफ लोन amortization. If to calculate number of years, how we can calculate it? So आपने to determine how many years required you if future value is 1,80,000 and present value is 1,08,000 at the rate of 12.5%. अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर टाइम आपसे जो है वो सिर्फ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने को कहें या प्रेजेंट वैल्यू, सही है, वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली आपको बताया कि अगर वो आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी दे दें या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी दे दें, इसी तरह आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने को दे सकते हैं, और पीरियड ऑफ लोन एमोर्टाइजेशन, यानी आप कितने अर्से में अपना लोन प्रोवाइड कर देंगे, कितना साल लगेगा आपको अपना लोन जो है वो वापस करने में। तो नंबर ऑफ ईयर्स एन आपने कैलकुलेट करना होगा। फ्यूचर वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ 1,80,000, यहाँ पुट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1,08,000 एक ही जगह पुट करेंगे, आर आपके पास गिवन है 12.5%, एन जो है वो आपने कैलकुलेट करना और आर आपकी 12.5% गिवन है।
तो आप क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अरसे में जो भी आपने लोन दिया है उसको कितने अरसे में आप पे ऑफ कर देंगे, या अगर आपने किसी को लोन दिया है तो कितने अरसे में आप वो लोन रिसीव कर लेंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी हमने पढ़ा था। अब लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एनिटी। तो सपोज यू हैव, यानी कितना ग्रो अप कर रही है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, उसको कैलकुलेट हम करते हैं इस तरह से। सपोज यू हैव द राइट टू हार्वेस्ट अ टी प्लांटेशन फॉर द नेक्स्ट 20 years, over which you expect to get 100 cubic feet of teak per year. The current price per cubic feet of teak is rupees 500, but it expected to rise at a rate G of 8% per annum. With discount rate R is 15%. The present value of teak that you can harvest from the teak forest can be determined as follows. प्लांटेशन जो है वो आप उसकी जो है वो हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि 20 साल में आपने उसको, आपके पास राइट्स है कि आप जो है वो उस प्लांटेशन को हार्वेस्ट कर सकें। और आपने एक्सपेक्ट किया था कि उसमें से जो आपको मिलेगा वो 1000 क्यूबिक फीट जो है वो पर ईयर मिलेगा। द करंट प्राइस पर क्यूबिक फीट इज व्हाट, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है, ₹500, बट इट एक्सपेक्टेड टू राइज एट अ रेट, यानी ग्रोथ, यानी इसकी ग्रो अप जो है हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो 8% पर एनम जरूर ग्रो अप करेगा। ठीक है, जो भी इसकी करंट प्राइस है ₹500 है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके इसकी ग्रोथ 8% बढ़ेगी। विद डिस्काउंट रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा जो आपने पे ऑफ करना होगा, इज 15%, और 15% आपने इंटरेस्ट रेट देना होगा। The present value of teak that you can harvest from the teak forest can be determined as follows. Present value of ग्रोथ एनईटी आपने किस तरह से मालूम करना है कि आपको ग्रोथ भी पता है, आपको प्रेजेंट वैल्यू भी पता है, 500 है, ग्रोथ आपको 8% दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको 20 ईयर्स गिवन है, और आपके पास इंटरेस्ट रेट भी 15% गिवन है। तो आप ए की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, ₹500, 1 प्लस जी की जगह 8%, ब्रैकेट भी बनाया, 1 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 1 प्लस 8%, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर 20, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15%, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर 20, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर आपके पास डिवाइडेड बाय आर है आपके पास 15% माइनस 8%, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो मैथ का रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 प्लस जी रेज टू द पावर एन को सॉल्व करना है, फिर 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन को सॉल्व करना है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। जो भी आपके पास टर्म डिवाइड के बाद आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है आर माइनस जी से। देन एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, उस सिंगल वैल्यू को आपने 1 से माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी टर्म आएगी वो आपने लिख देना है, फिर 1 प्लस जी, देन मल्टीप्लाई बाय ए, और उसके बाद उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि आपकी ऑलरेडी इस ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आई थी। ठीक है, तो दैट इज द रूल विच यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। देन इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। Suppose that deposit ₹1000 with a finance company which advertise that it pays 12% interest rate semi-annual. Let's suppose आपने क्या किया, आपने एक फाइनेंस कंपनी है वहाँ पर ₹1000 डिपॉजिट करवा दिए, और उनका ये एडवर्टाइजमेंट था कि वो सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने बाद 12% इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करेंगे। दिस मीन्स दैट द इंटरेस्ट रेट इज पेड एवरी 6 मंथ। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट आप हर 6 महीने बाद पे करेंगे। यू डिपॉजिट ग्रो, वो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो हर 6 माह बाद जो है वो 12% इंटरेस्ट रेट आपको देगी, पे ऑफ करेगी। तो आपकी डिपॉजिट ग्रोइंग कितनी हुई, फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यानी आगे जाके आपको कितना ग्रो अप होगा, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके पास जो आपने डिपॉजिट अमाउंट करवाई है, दैट इज ₹1000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 12% जो आपको हर 6 माह बाद मिलेगा, डिवाइडेड बाय एम आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है आपके पास कितने गिवन है, 1 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और 6 मंथ की बात करें तो एम आपके पास 6 मंथ होगा, 6 मंथ एंड देन 1 ईयर्स। ठीक है, तो 1 ईयर के अर्से में हर 6 माह बाद जो है वो आपको 12% दिया जाएगा। शॉर्टर डिस्काउंटिंग पीरियड, यानी शॉर्टर, कम टाइम पीरियड के लिए अगर आपके पास गिवन हो तो फिर इंट्रा ईयर किस तरह से कैलकुलेट होगा, इफ मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड, यानी 1 साल से भी कम का अर्से में
कब के अरसे में जो है वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए तो वो आपको कितना इंटरेस्ट देगा. It's given in intra-year compounding and discounting, so use the following formula. तो अगर एक साल या उससे कम का अर्सा जो होगा वो ज़्यादा का अर्सा होगा, if more than 1 year time period is given in intra compounding and discounting way. ठीक है, यानी एक साल से ज़्यादा का अर्सा हो लेकिन लेस देन 5 years का पीरियड हो, कोई लॉन्गर पीरियड ना हो, तो हाउ कैन वी कैलकुलेटेड फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास गिवन होगी 1/1 प्लस r/m, यानी r/m को पहले आपने कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद प्लस कर देना है 1 से, देन डिवाइड बाय 1, और उसके बाद फिर आपने उसका कैरेट करके यानी पावर निकालनी है mn को मल्टीप्लाई करने के बाद, देन उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप फ्यूचर वैल्यू से, तो यू विल गेट शॉर्टर डिस्काउंटिंग पीरियड. That's all for today. Which topics we have covered today now? हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं टाइम वैल्यू में. सबसे पहले हमने कवर किया था टाइम लाइन विच इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज ऑफ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड में आपने अपना टाइम पीरियड स्टार्ट करना है और किस पीरियड में उस चीज़ को क्लोज कर देना है. ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो आपके पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो आ जाती है. फ्यूचर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है. ठीक है, और कितनी ग्रोथ हो रही है आपकी डिपॉजिट अमाउंट की, कितना आप ग्रो अप कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पे आपके पास एब्रीवेशन. हमने बता दी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक की जो है वो एब्रीवेशन पूरी पूरी फुल उसके वर्ड्स लिखें, बल्कि आप जो है वो उसकी एब्रीवेशन के थ्रू भी जो है वो आप आराम से जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं और फिर जो है वो इनको पेपर में जो है वो लिख सकते हैं. देन उसके बाद कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट की तरफ आई थी मैं, तो मैंने कहा था अगर मैं हर सालाना जो है अपना इंटरेस्ट रेट रिसीव कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट के अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर दिया और मैंने बैंक से कहा मुझे हर साल इंटरेस्ट अमाउंट ना दें बल्कि वो भी अपने पास जो है एज अ डिपॉजिट रख लें, तो फिर मैं बैंक से हर सालाना जो है वो नहीं लूँगी इंटरेस्ट अमाउंट, बल्कि उस पर भी इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट अमाउंट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करवा के और फिर मैं रिसीव करूँगी अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. डबलिंग पीरियड यानी मुझे कितने अरसे में डबल इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा. तो जब मुझे डबल इंटरेस्ट रेट चाहिए, डबल इंटरेस्ट रेट अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए मैं नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करूंगी, जिसमें आपके पास 0.35 एक कांस्टेंट अमाउंट है, 69 आपके पास एक कांस्टेंट अमाउंट है और आर आपके पास गिवन होगा. जैसे मैंने 10% दिया हुआ है और 15% कोई भी परसेंटेज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है कि वो कितना परसेंट पे आप देख रहे हो. देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, किसी भी एक सिंगल अमाउंट की अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, लाइक 1000 रुपीज़ आपने को प्रॉमिस किया गया है क्या वो आपको दे देगा पर्सन. ठीक है, 3 साल के अरसे में, यानी 10% वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है और 3 साल के अरसे में वो 1000 रुपये दे देगा. तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स. लेकिन अब प्रेजेंट वैल्यू अगर अनइवन सीरीज की है, यानी एक रुपये आपने जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया, यानी 1000 सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया, ओवर द टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हो, पीरियड 1 2 3 4, तो वो आपको कितना जो है वो आपको बेसिकली कैश फ्लोज के थ्रू जो है वो कितना आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है. तो हमने कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और इन्फ्लेशनरी फैक्टर के थ्रू, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 1/1 + r रेज़ टू द पावर n, और फिर उसके बाद कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यूज. इसी तरह हमने एनईटी कैलकुलेट किया था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी. सही, इनकी डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं. जो चीज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ना, कैश फ्लोज बेसिकली. तो अगर मैं कह रही हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू इसमें मालूम करनी होगी तो ये जो पूरा पूरा ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, दूसरे साइड जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा. देन पीरियड ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन, कितने अरसे में आप अपना लोन जो है वो पे ऑफ करेंगे. लाइक फ्यूचर वैल्यू आपको पे ऑफ करनी है 1,80,000, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1,08,000 है, उस पर इंटरेस्ट रेट आप 12.5% दे रहे हैं. लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स, कितना अरसा लगेगा इन तमाम प्रोसीजर से गुजरने में, उसकी कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी गिवन हो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी का फॉर्मूला ले लें और उसमें आप आर भी गिवन है आपको, ए भी गिवन है और फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स. उसके बाद हमने कहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एनईटी, कि अगर आपके पास ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उस ग्रोथ रेट में आपके पास ग्रोथ रेट भी गिवन
होगा, यानी एक इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होगी 15% रेट से, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, और एक आपको ग्रोथ रेट, यानी एक्सपेक्टेड वर्ड यूज हो जाए या ग्रोथ रेट वर्ड यूज हो जाए तो दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट विच इज 8%, और आपके पास जो करंट प्राइस है वो क्या है 500। देन इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग में हमने पढ़ा था कि आपके पास कितने पीरियड में जो है, लेट्स सपोज आपने डिपॉजिट करवाए हैं 1000 रुपीज़, और आपको जो एडवर्टाइजमेंट मिली थी कि अगर आप 1000 पर डिपॉजिट करवाएंगे तो यू विल रिसीव 12% इन एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो सेमी एनुअली का वर्ड यूज हो रहा है, तो हर 6 मंथ, एनुअली का मतलब हो रहा है तो हर 1 साल बाद, और इसके अलावा 2 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरह से वर्ड यूज हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को करते हो। तो सेमी एनुअली यूज हो रहा है तो एम आपके पास क्या होगा 6 होगा, और एन यानी वन नंबर ऑफ ईयर्स 1 है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर्स पीरियड की बात हो रही हो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला यूज हो जाता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू लिसनिंग मी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर रिजॉल्विंग योर इश्यूज। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।